जब ऑनी और टेला उस तरफ देखते हैं तो किंग ने वहाँ पर रखी हुई एक पेंटिंग गिरा दिया था। टेला गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, किंग के बच्चे, तुझे बॉस ने अपने सिर पर उठा रखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि तू जो चाहे वह करेगा। आने दे बॉस को, तुझे बताती हूँ मैं। किंग उसे अपनी पीली आँखों से घूर के देखता है और फिर वह वहाँ से तुरंत भाग जाता है। टेला कहती है, तुम आराम करो, मैं सारा काम करके आती हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। होनी खुद से कहती है, क्या मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना लूँ। मुझे पीने का मन कर रहा है। यह कहकर वह किचन की तरफ चली जाती है और फिर अपने लिए चॉकलेट जो उसने पकड़ रखे थे उसे दूध में डाल मिक्सर में मिक्स कर देती है। उसके बाद उसे फ्रीजर में डालकर 5 मिनट का अलार्म डाल बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है। जब वह वहाँ पहुँचती है तब देखती है कि उसे कुछ गीला गीला लग रहा है, इसलिए वह तुरंत स्टेशनरी पैड लेकर वॉशरूम में घुस जाती है। उसकी कुछ देर बाद जब वह बाहर आती है तो वह एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पीने की। उसे मैंने अपने लिए बनाया था, गधे कहीं की। वेद, जो कि अभी अभी ऑफिस से आया था, जब उसने देखा कि वहाँ पर चॉकलेट मिल्क शेक पड़ा हुआ है तो उसे लगा कि टेला ने उसे उसके लिए बनाकर रख दिया होगा, इसलिए उसने उसे पी लिया। लेकिन जब वह ऑनी के गुस्से वाली आवाज़ सुनता है तब वह अपनी पीली आँखों से उसे घूर कर देखता है और फिर कहता है, माइंड योर लैंग्वेज। और एक बात मुझे पता नहीं थी कि यह तुम्हारा है। मुझे लगा टेला ने इसे मेरे लिए बना कर रखा है, इसलिए पी लिया। और एक बात, ज़्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत करना, समझी तुम। गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो। ऑनी गला फाड़ कर रोते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे हो। तुमने कहा था कि मैं जो चाहूँ वह खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, लेकिन तुम आते ही मुझ पर अपना दांव जमाने लगे। आई हेट यू। मुझसे बात मत करना। और एक बात, मैं तुम से डरती नहीं हूँ, समझे। चमगादड़ की शक्ल के लड़के। यह कहकर उसे मुंह चिढ़ाकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वेद उस गिलास को जमीन पर गुस्से से पटकते हुए कहता है, हाउ डे यू। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि दूध से मक्खी कैसे निकाल कर फेंका जाता है। कहते हुए वह अपने कपड़े उठाता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है और नीचे आकर जाता है तो देखता है वहाँ पर तेजा खड़ा हुआ था। वह नीचे जाकर अपने सोफे पर शान से बैठ जाता है। तेजा अपना सिर झुकाए हुए ही कहता है, मास्टर, हमें पता लग चुका है कि आपकी बुराई और आपका प्रतिद्वेष कौन हमारे लोगों में पहुंचा रहा है। वेद अपनी गहरी आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, कौन है वह। तेजा डरते हुए कहता है, मास्टर, वो लड़की है जो आपके पीछे पड़ी हुई है। वेद अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, क्या उसे मेरी असलियत पता है या उसने मुझे देखा है। तेजा जल्दी से कहता है, नहीं नहीं मास्टर, आपने आपको कभी नहीं देखा है।
वह बस इतना जानती है कि आप दोनों कौम के प्रिंस हैं, इसलिए वह आपसे बदला लेना चाहती है और आपकी गद्दी अपने नाम करना चाहते हैं। वेद राक्षसों की तरह हंसते हुए कहता है, क्या सच में किसी में इतनी हिम्मत जो हमें अपने रास्ते से हटाकर उसमें राज कर सके? उसकी बात सुनकर तेजा कहता है, नहीं नहीं मास्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? वेद सख्ती के साथ कहता है, आज सबके ऊपर नज़र रखो, पूर्णिमा अमावस्या है। आज अगर किसी भी तरीके से मैंने हेडलाइंस या फिर न्यूज़ चैनल में यह सुना कि लोग मारे गए हैं या गायब हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुन तेजा हाँ में सिर हिलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वेद चिल्लाते हुए कहता है, छोटी चुईया, चुप चुप बातें सुनना बंद किया करो, नीचे आओ। अवनी जो कि हमेशा की ही तरह पिलर के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, वह जब वेद के मुंह से अपना नाम सुनती है तो वह तुरंत वहां से भागने की फिराक में होती है कि वेद की आवाज़ फिर से उसके कान में गूंज उठती है, अगर तुमने मेरी बात टालने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम अभी किस हालत से गुजर रही हो। जबरदस्ती करने पर मुझे मजबूर मत करो। उसकी इतनी डरावनी धमकी सुनकर अवनी फुल स्पीड में दौड़ते हुए नीचे आती है और अपना सिर झुकाकर वेद के सामने खड़ी हो जाती है। वेद उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है तो वह एक नंबर की जोकर लग रही थी, क्योंकि उसने अभी भी वेद की टी शर्ट और दूसरा पैंट पहन रखा था। वेद उसकी तरफ देख कर कहता है, क्या तुम यह चुप चुप बातें सुनना बंद कर सकती हो? अवनी मासूमियत से कहती है, मुझे लगा तुम मुझे मारने की फिरौती दे रहे थे, इसलिए मैं सुन रही थी ताकि मैं कहीं छिप सकूं या फिर मैं भाग सकूं। वेद अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम जैसे एक चिड़िया को मारने के लिए मुझे किसी और को पैसे देने की ज़रूरत है? मैं चाहूँ तो तुम्हारे फड़फड़ाते पंख तुम्हारे शरीर से अलग कर सकता हूँ, समझी? लेकिन तुम तो मेरे हुक्म का इक्का हो, तो तुम्हें भला कैसे मार सकता हूँ? इसलिए खाओ पियो ऐश करो और चुपचाप पड़ी रहो। खैर, मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि तुम्हारे लिए कपड़े थोड़े टाइम में आ जाएंगे। मैंने ऑर्डर कर दिए हैं और मैंने एक डिसीजन और लिया है कि तुम मेरे साथ कॉलेज चल रही हो। अवनी जब यह सुनती है कि वह कॉलेज जाने वाली है, वह भी शैतान के साथ, तो वह पूरे तरीके से अपनी गर्दन ना में हिला देती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी कॉलेज। मैं भला तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? वेद रूड वॉइस में कहता है, बिकॉज यू आर माई असिस्टेंट और मैं तुम्हें तुम्हारे आगे की पढ़ाई करने का भी मौका दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, समझी? और मैं कोई शैतान नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा। मेरे भाई भी रहेंगे और बहन भी, उनके साथ तुम्हें किसी भी तरीके का रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मुझ पर मतलब रखना है। यू गॉट इट? अवनी मुंह बनाते हुए कहती है, तो क्या ही करने जाऊंगी कॉलेज? दोस्त तो बनाना ही नहीं है। तुम्हारा यह सड़ा हुआ शक्ल देखना है तो क्या करूंगी कॉलेज जाकर? नहीं जाना है मुझे। वेद अपनी जगह में बैठते हुए ही उसके हाथ को पकड़कर खींचता है जिसने
अवनी तुरंत उसकी गोद में आकर बैठ जाती है तो वेद उसके पीठ को अपने सीने से सटाते हुए कमर में हाथ डालकर उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर सेंसिटिव वॉइस में कहता है, बेबी तुम इतना हेडेक क्यों हो जाती हो? रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा है कि तुम किसी से भी रिश्ता नहीं रख सकती तो नहीं रख सकती, समझी? यह कहकर उसके गले को फैलते हुए किस करता है जिससे अवनी पूरी तरीके से कांप उठती है। उधर कपूर मेंशन में अभिनय के कमरे में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। उज्जवल जो कि उसके कमरे के बगल से गुजर रहा था, वह जब इन आवाज़ों को सुनता है तो अपना कान अभिनय के कमरे के दरवाजे पर टिकाते हुए कहता है, भाई आज किसको लेकर आए हैं, वह भी घर में? ओ माय गॉड! तभी अभिनय के कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है और वह मुंह के बल फर्श पर गिर जाता है। अभिनय जो कि उसके अचानक गिरने से हैरान हो जाता है और फिर वह कहता है, अगर तुझे मेरा पाँव में ही झुकना था तो बोल सकता था, यह लेटने का क्या तरीका है? उसके यह कहने पर उज्जवल जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, सॉरी भाई, गलती से गिर गया था। और आपके कमरे से आवाज़ ऐसे कैसी आ रही हैं? अभिनय उसे शक भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, झूठ मत बोलना, तू मेरे कमरे में ताका झांकी कर रहा था ना? तुझे शर्म नहीं आती अपने भाई के कमरे में ताका झांकी करते हुए? तो उज्जवल नज़रें चुराते हुए कहता है, नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो पता नहीं आपके कमरे से उन सब चीज़ों की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे लगा आप लड़की को लेकर आए हो। तो अभिनय उसे घूरते हुए कहता है, आवाज़ वाली बात है तो मैं अपनी टेक्निकल रेनोवेट कर रहा था क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए वो फिल्म देख रहा था ताकि कोई नया टेक्निक सीख सकूं। तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, उल्टा अगर आपका हो गया होगा तो मुझे दे दो सीडी, मैं ही सीख लूँगा। अभिनय एक लंबी गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, नहीं मेरा भी नहीं हुआ है। उज्जवल कहता है, ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ, हो जाएगा तो मुझे दे देना उसे, अच्छा बाय, मैं अब चलता हूँ, कहकर वो चला जाता है। अभिनय जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके अंदर आते ही एक लड़की कहती है, व्हाट हैपेंड बेबी, कौन आ गया था डिस्टर्ब करने के लिए? अभिनय उसके पास जाता है, उसके गले को दबाते हुए कहता है, अपने इस तोते जैसी जुबान को बंद करके रखो और अगर दोबारा तुमने ऐसी आवाज़ निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितना रिस्क लेके मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और अगर मेरे भाई को पता चल जाता तो घर वालों को भी पता चल जाता। अभिनय के ऐसे रिएक्ट करने से वह लड़की डर जाती है और जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तो अभिनय उसके गले को छोड़ देता है और किस करता है। वो लड़की अपने गले से आवाज़ ना निकले ये सोचकर अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थी। मल्होत्रा स्टडीज शौर्य अपने केबिन पर बैठा हुआ था, चुपचाप प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा था कि तभी उसकी केबिन का डोर नॉक होता है। वह बिना देखे हुए कम इन कहता है तो एक लड़की की आवाज़ उसके केबिन में गूंज उठती है।
हेलो शौर्य, क्या कर रहे हो? शौर्य जब उस आवाज़ को सुनता है तो वह जल्दी से अपनी गर्दन ऊपर कर उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, ऐश्वर्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐश्वर्या मुंह बनाते हुए कहती है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो या फिर मैं तुम्हारी कोई बीवी हूँ जिसे तुमसे नहीं मिलना चाहिए, वरना लोगों को तुम्हारे सीक्रेट मैरिज के बारे में पता चल जाएगा। इडियट। सौर उसकी बात सुनकर हंस देता है और नज़रें झुकाते हुए कहता है, सॉरी, यह तुम्हें अचानक देखा ना, इसलिए निकल गया मुंह से। बैठो ना, तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगवाता हूँ। उसकी बात सुनकर ऐश्वर्या कहती है, यह फॉर्मेलिटीज करना बंद करो और हाँ, हम सभी कल कॉलेज जा रहे हैं, इसके लिए तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चल रहे हो, समझे? वीर बता रहा था। वह इतना ही कह पाई थी कि शौर्य झट से कहता है, क्या कह रहा था वह? ऐश्वर्या उसकी तरफ देखती है और कहती है, वीर कह रहा था कि तुमने मुझे बहुत मिस किया। शौर्य हंसते हुए कहता है, वह तो कुछ भी कहता है, तुम भी ना उसकी बातों को सीरियसली ही ले रही हो। उसकी बात सुनकर ऐश्वर्या अपनी एक आईब्रोज ऊपर करके उसे देखती है और घूरते हुए कहती है, क्या सच में तुमने मुझे मिस नहीं किया? तो शौर्य कहता है, नहीं, मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगा? तुम अपना काम में बिजी थी और मैं अपने काम में बिजी था और मुझे टाइम ही नहीं मिला तुम्हें याद करने का। ऐश्वर्या गुस्से से उसके पास जाती है और उसे गले से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहती है, फिर से कहना जो तुमने कहा। ऐश्वर्या को अपने इतने करीब देखकर शौर्य का गला सूखने लगता है। वह हकलाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मिस नहीं। वह इतना ही कह पाया था कि ऐश्वर्या उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है और उसे फैशन के साथ किस करने लगती है। शौर्य अपनी आंखें बड़ी करके एक जगह पर जम जाता है। ऐश्वर्या उसके हाथ जो कि नीचे पकड़ा हुआ था उसे उठाकर अपने कमर में रखती है तो शौर्य के हाथ कांप रहे थे। वह जैसे उससे दूर जाने लगता है तो ऐश्वर्या एक हाथ से उसकी कमर को और एक हाथ से उसके गले को पकड़कर उसके होठों को सक करने लगती है। शौर्य कस के उसकी कमर को पकड़ लेता है और उसका साथ देने लगता है। फिर ऐश्वर्या उसे छोड़ देती है तो शौर्य लंबे लंबे आहें लेकर हाँफते हुए उसे देखता है। ऐश्वर्या अपने अंगूठे से अपने होठों को पोंछते हुए उसकी तरफ देख कर लंबी सांसें लेती है और कहती है, क्या तुम एक किस को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? शौर्य उसे घूरते हुए देखता है और फिर कहता है, मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया है। यह कहकर फिर वह अपने मुंह को बंद कर लेता है। ऐश्वर्या हैरानी से शौर्य की तरफ देखती है और कहती है, क्या सच में यह तुम्हारा फर्स्ट किस था? शौर्य अपनी गलती छुपाते हुए कहता है, नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कहा कि मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया। यह तो नहीं कहा कि किसी और ने मुझे किस नहीं किया है। मुझे वेगास में बहुत सारे लड़कियों ने किस कर लिया है। ऐश्वर्या उसे घूर कर देखती है और उसका कॉलर पकड़कर अपने पास लाते हुए कहती है, क्या सच में? एक बात याद रखना, आइंदा से अगर तुमने किसी और की तरफ देखा भी तो मुझसे, ऐश्वर्या कपूर से बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता।
तुम सिर्फ मेरे हो, समझे मिस्टर शौर्य मल्होत्रा। शौर्य जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है तो ऐश्वर्या मुस्कुराकर कहती है, चलो चलें शॉपिंग पर। ऐश्वर्या शौर्य उसकी तरफ देखकर कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। यह कहकर दोनों फिर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। हिल मेंशन ओनी अभी भी वेद के गोद में बैठे कांप रही थी। ओनी उसके गोद से उठना चाहती थी, लेकिन वेद में काफ़ी कसते उसके कमर को पकड़कर रखा था, जिस कारण वह उठ भी तो नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर टेला 2-3 बैग लेकर आ जाती है और वेद की तरफ देखकर कहती है, वह कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे तुमने अपनी गोद में बैठा कर रखा है। उसकी आवाज़ सुनकर वेद अपना गर्दन उसकी तरफ मोड़कर उसे घूर कर देखता है तो टेढ़ा हड़बड़ाते हुए कहती है, जब देखो तब अपने इन पीली घटिया आँखों से घूरता रहता है, घटिया इंसान। वेद उसकी बड़बड़ाहट सुनते हुए कहता है, तुम्हारा कोसना हो गया हो तो बैग्स ओनी को दे दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसकी बात सुनकर टेला गुस्से से कहती है, अगर मैं चली गई ना तो तुम्हारे इस नरक की सेवा कौन करेगा। वेद उसे वैसे ही घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ से नहीं जाओगी जब तक कि किंग यहाँ पर है। उसकी बात सुनकर टेला गुस्से से उसे घूरती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वेद ओनी की तरफ देखता है, जो कि उस बैग्स को झांकने की कोशिश कर रही थी। तो वेद उसे फ्री कर देता है और कहता है, यह सब तुम्हारे लिए हैं। और एक बात, मुझसे तमीज़ से बात करना ओके, और कल 8 बजे तक तुम मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर देना। फिर हम दोनों 8:30 बजे तक यहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाएंगे। मैंने तुम्हारा भी एडमिशन करवा दिया है, तुम मेरे साथ पढ़ रही हो। उसकी बात को इग्नोर करते हुए ओनी पूरा बैग्स उठाती है और फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अपनी बात को यूं इग्नोर होता हुआ देखकर वेद गुस्से से कहता है, यह सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, शॉपिंग के सामान मिले नहीं कि लड़कों को ही भूल जाना। फिर वह खुद से कहता है, क्यों, मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मुझे कौन सा उसके साथ लाइफ टाइम रहना है। फिर वह अपने सिर को झटकता है और स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। इधर ओनी कमरे में सभी कपड़े ट्राई करके देख रही थी। वह खुद से कहते हैं, वाह यह सभी कितने खूबसूरत हैं। फिर वह एक ब्लैक हुंडी और एक नॉर्मल ब्लैक निक्कर पहनकर किचन में जाती है और अपने लिए दूध में चौकोर डालकर बड़े मज़े के साथ अकड़ के पूरे हिल में घूमते हुए खाने लगती है। तभी उसकी नज़र वेद पर पड़ती है, जो कि स्टडी रूम के ही सीक्रेट एक बेसमेंट में जा रहा था। वह अपनी आंखें छोटी करके खुद से कहती है, क्या यह कोई डाकू है या फिर क्रिमिनल है, और यह स्टडी रूम में सीक्रेट बेसमेंट कैसा, मुझे पता लगाना है। यह कहकर वह अपने चाकोज का बाउल वहीं रखती है और फिर दबे पांव उधर चली जाती है। जब वह धीरे धीरे उसके पीछे जाती है तो वेद को उसकी आहट महसूस हो जाती है और वह जब पलट कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। उसके बाद वह फिर से चलने लगता है। उसके बेसमेंट का रास्ता सीधा जाकर एक अंधेरे कमरे में खुलता है। तो ओनी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वेद तुरंत उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है।
ओनी उस दरवाजे के होल से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उस कमरे का एक तिनका भी उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह कमरा पूरे तरीके से अंधेरे में घिरा हुआ था। तभी उसे बहुत जोर से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह डर से कांपने लगती है। यह आवाज़ किसी और की नहीं, वेद की ही थी। वह दरवाजे को पीटते हुए कहती है, वेद, तुम्हें क्या हुआ है? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वेद जब उसकी आवाज़ सुनता है तब वह गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसकी इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर ओनी डर से कांपने लगती है। ओनी हिम्मत जुटाकर कहती है, तुम चीख क्यों रहे हो? क्या हुआ है? बाहर आओ। वेद फिर से अपनी आवाज़ को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रूप उसे शांत ही नहीं होने दे रहा था। वह दहाड़ते हुए कहता है, चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें मैं मौत के घाट उतार दूंगा। उसकी आवाज़ में धमकी के साथ एक मौत की दहशत को भी सुनकर ओनी उल्टे पांव वहाँ से भाग जाती है। इधर कमरे के अंदर पूर्णिमा अमावस्या होने के कारण वेद का पूरा शरीर काढ़ा पड़ चुका था। उसके लंबे नाखून, लंबी पूंछ, पंख और उसके दांतों से रिसता हुआ खून उसे एक शैतान का रूप दे रहा था। वहीं पर दर्द से तड़पता हुआ लेट जाता है और अपने आप को कस के रस्सियों से बांध लेता है। इधर ओनी डर से कांप रही थी। वह अपने कमरे में सिमट कर रोते हुए सो जाती है। इधर शॉपिंग करने के बाद शौर्य ऐश्वर्या को उसके घर के बाहर ड्रॉप करता है। तभी चांद की रोशनी उन दोनों के ऊपर पड़ती है। शौर्य की नीली आंखें चमक उठती है और ऐश्वर्या की काली आंखें अचानक बैंगनी हो जाती हैं। वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शौर्य तुरंत अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगाते हुए वहां से चला जाता है और ऐश्वर्या अपने बंगले के अंदर अपने कमरे में बने एक सीक्रेट रूम में चली जाती हैं। उन दोनों का भी वही हाल होता है जो कि वेद का हो रहा था। अगली सुबह ओनी की जब नींद खुलती है तब वह देखती है कि वह वेद के कमरे में है और वेद उसे अपनी बाहों में लेकर सुकून की नींद सो रहा था। उसके चेहरे पर एक ना बयां करने वाला दर्द झलक रहा था। ओनी को पता नहीं क्यों उसे देखकर एक अजीब सा एहसास उसके मन में पैदा हो रहा था। ओनी उसके चेहरे पर अपना हाथ रख उसे प्यार से देखती है तो वेद अपनी पीली आंखें खोलकर उसे घूरने लगता है। अचानक वेद की आँख खोलने से ओनी जल्दी से अपना हाथ उससे हटाने लगती है तो वेद उसके हाथ को पकड़कर उसे पलट देता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है। ओनी अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, सन की इंसान, छोड़ो मुझे। तो वेद बिना उसे कुछ कहे सीधा उसके हिलते होठों को अपने होठों से रोक देता है और उसे एकदम सॉफ्टली किस करने लगता है। उसके इतना सॉफ्टली किस करने पर ओनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेद उसके होठों से हटकर उसके गले पर किस करता है तो ओनी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर वेद उसे ललचाए नज़रों से देखते हुए कहता है, तुम बहुत स्वादिष्ट हो और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ पूरे तरीके से। ओनी जब उसकी बेशर्म भरी बातें सुनती है तब उसे धक्का देते हुए कहती है,
तुम बहुत बेशर्म लड़के, तुम्हें जरा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। हटो मेरे ऊपर से, यह कहकर उसे धक्का देती है तो वेद उसके ऊपर से ना हटते हुए कहता है, मुझे किस करो। ओनी उसे ऐसे देखती है जैसे वह किसी बेवकूफ़ को ही देख रही हो। फिर अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किस करूँगी। वेद उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, हाँ तुम मुझे किस करोगी और अभी करोगी। यह कहकर वह उसकी मुंडी को ऊपर करता है और अपने हाथ उसके पूरे शरीर में फिराने लगता है, जिससे ओनी की सांसें भारी होने लग रही थी। वेद उसकी कमर को सहलाता है तो ओनी उसके हाथ को पकड़कर गुस्से से कहती है, ये क्या हरकत है तुम्हारी। वेद उसे देखते हुए कहता है, किस मी। ओनी फिर से कहती है, मैं कर रही हूँ ना, मुझसे दूर रहो, छोड़ो मुझे। वेद फिर से अपनी आवाज़ धीमी करके उसके कान में मदहोशी के साथ कहता है, किस मी बेबी। ओनी उसकी तरफ अपने लाल आँखों से देखती है और कहती है, मुझे किस करना नहीं आता, मेरा दिमाग खराब मत करो, हटो यहाँ से। और फिर धक्का देकर पूरी ताकत के साथ धक्का देती है और बेड से उतरकर कहती है, बेशर्म इंसान, अपनी बेशर्मी छोड़ दो तो तुम बहुत आगे जाओगे, वरना कोई लड़की तुम्हें घास भी नहीं डालेगी। जाओ रेडी हो जाओ, आज कॉलेज जाना है, यह मेरा ऑर्डर है, बिकॉज आई एम योर असिस्टेंट। यह कहकर वह अपने बाल झाड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। वेद तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इट्स ओके बेबी, तुम्हें सब सिखा दूंगा मैं। यह कहकर वह बेड से उठता है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर नीचे आता है तो देखता है ओनी तैयार थी और वह एप्रन पहने हुए उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। वह उसे देखकर मन में कहता है, इसे देखकर तो मुझे अपनी वाइफ वाली फीलिंग आ रही है। यह क्या सोच रहा हूँ मैं, यह तो सिर्फ मेरी दुश्मन है। यह कहकर वह अपने सभी ख्यालों को झटकता है और आकर ड्रेसिंग टेबल में बैठकर अपने रौबदार आवाज़ में कहता है, ब्रेकफास्ट लाओ, टाइम हो रहा है। ओनी उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है और उसके सामने रख देती है और कॉफ़ी उसके बगल में। वेद ब्रेकफास्ट करता है। उतने में ओनी अपने एप्रन को उतार कर अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर लेती है। वेद उसे एक नज़र भी नहीं देखता और सीधा जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। ओनी भी आकर उसके पैसेंजर सीट में आकर बैठ जाती है और वह दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं।